हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 10 करा रही हूँ। ओके, और इसमें आज हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम जरा कुछ एग्जाम्पल्स पे गौर फरमा लेते हैं। वो क्या क्या, चलो बच्चों आप एक काम कीजिए, आपके पास ड्रॉपर तो होगा ही, ठीक है, मतलब ड्रॉपर जिससे बच्चों को दवाइयां पिलाई जाती है। आप उस ड्रॉपर को देखिए, आप क्या देखते हैं कि जो भी मेडिसिन होती है, जो लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होती है, या फिर अगर हम वाटर की ही बात करें या ऑयल उसके अंदर ले और फिर उसको स्क्वीज करें, तो स्क्वीज करने पर क्या होता है, जो वहां पे ड्रॉप निकलती है वो ड्रॉप किस शेप की होती है। ओके, अगर ड्रॉपर नहीं है तो आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि जो भी आपके पास लिक्विड है, दैट मीन्स वाटर, अगर आप वाटर को ही यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो उसकी जो स्मॉल ड्रॉप होती है वो किस शेप में होती है। तो आप क्या कहेंगे कि आपने बताएंगे कि मैम वो हमेशा स्फेरिकल शेप में होती है, जो भी ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्फेरिकल ही क्यों होती है, इनकी कोई अनदर शेप क्यों नहीं होती है, लाइक ये रेक्टेंगल की शेप में क्यों नहीं होती है वाटर ड्रॉप, या फिर अगर हम कहें कॉनिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, इस तरह की शेप में क्यों नहीं होती है। तो उसका क्या रीजन है। तो बच्चों उसके लिए कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर हम कोई फिक्स वॉल्यूम ले लेते हैं, सपोज कर लिया कि हमारे पास जो 1000 है वो सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम है। अगर हम ये फिक्स वॉल्यूम स्फेरिकल के शेप के लिए भी बताएं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के लिए भी बताएं, या फिर अगर हम इसको किसी भी अनदर शेप की भी बात करें, जहां पे भी जिनका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि उससे आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास शेप आएगी उसके आप एजेस निकालेंगे, क्लियर। और अगर स्फेयर की बात करेंगे तो रेडियस निकालेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखोगे कि जो भी सरफेस एरिया मिलता है वो स्फेरिकल शेप का ही मिनिमम मिलता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल जो शेप होती है उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, मिनिमम होता है। इट मीन्स यानी कि जो वाटर की जो ड्रॉप है वो अपना एरिया कैसा कर रही है, मिनिमाइज कर रही है। ओके, मिनिमम कर रही है। तो अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि मिनिमम अगर ये कर रही है तो ये क्यों कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर ये ध्यान दें कि जैसे ये जो वाटर की ड्रॉप होती है, क्लियर, हमने देखा कि स्मॉल ड्रॉप की हम बात करते हैं स्फेरिकल शेप में है, तो एक तो यहाँ पर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है, क्लियर। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो इससे इसकी शेप का तो कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब ये तो सीधा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके पास लिक्विड होता है उसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल पुल के अलावा एक और फोर्स भी यहाँ पर लगता है, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है ये क्या करता है, ये जो भी यहाँ पे ड्रॉप होती है इसके एरिया को मिनिमाइज करने की ट्राई करता रहता है, और जब ये मिनिमाइज कर पाता है तो लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर कहते हैं सरफेस टेंशन। ओके, सो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि जो भी गिवन वॉल्यूम होता है उसके लिए स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। इसी वजह से ये जो भी यहाँ पे फोर्स लगता है दैट इज सरफेस टेंशन, तो उसकी वजह से वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा, और मिनिमाइज करेगा इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिक्विड है वो यहाँ पे स्फेरिकल शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ सरफेस टेंशन क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सरफेस टेंशन की आपको डेफिनेशन जो है वो नोट कर देती हूँ, आप लिखिएगा इसके बाद। तो आप लिखिएगा यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज द प्रॉपर्टी by virtue of which liquid
tends to minimize its area, its surface area. तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर ए गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेयर जो होता है इसका सरफेस एरिया कैसा होता है, मिनिमम होता है। दैट्स वाई a liquid drop liquid drop of small size attains spherical shape। इसी की वजह से जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होती है, मतलब लिक्विड आपके पास होती है ड्रॉप, वो क्या करती है, स्फेरिकल जो शेप है वो अटेन करती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि वो मतलब जो भी ये शेप ले रही है, जिसमें हमने कहा कि ये जो इसका एरिया है वो मिनिमम से मिनिमम होता है, तो इसका मतलब कि ये जो भी यहाँ पे लेयर बनती है लिक्विड की वो कैसी हो जाती है, एकदम स्ट्रेच हो जाती है। ओके, मतलब उससे ज्यादा एरिया तो वो ले नहीं सकती है, तो वो एकदम प्रॉपरली स्ट्रेच्ड हो जाती है। सो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं इसके लिए, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। It behaves like a stretched membrane। तो बच्चा ये हमारे पास ना कॉन्सेप्ट होता है, मतलब डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, सरफेस टेंशन की। आपको क्लियर हुआ? तो चलिए हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंटेनर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिकल सरफेस टेंशन किस तरीके से आप देख पाते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में एक लिक्विड जो है वो फिल कर दिया है। ओके, अब जब लिक्विड फिल कर दिया है तो आप फ्रंट से देखोगे, मतलब टॉप फेस से जब आप देखोगे तो आपको उसकी शेप कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से। सो दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर? This is the free surface of liquid। अब बच्चे जो भी लिक्विड है यहाँ पे, क्या आप बता सकते हो कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन कर रहा है? ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये रेस्ट में है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कि अब आप लिखेंगे एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक काम करें, क्या अभी सिर्फ हम एक सपोज कर लेते हैं कि हमने एक शार्प निडल ली है और उस शार्प निडल को हमने इसके ऊपर छोड़ दिया है, तो वो निडल क्या करेगी, क्या वो उस पानी के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसके अंदर चली जाएगी? नो, नेवर। इट विल फ्लोट। ओके, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो भी लिक्विड है इसके सरफेस पे ये फ्लोट करेगी। अगर बच्चा अब ये फ्लोट करती है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि चलो ये मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि ये निडल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसको हमने नेम दे दिया है ए बी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। अब कॉन्सेप्ट है कि जब भी जो ये निडल है लिक्विड के सरफेस पे आएगी तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लगना चाहिए। करेक्ट? चलिए ठीक है, इस डायरेक्शन में मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगना चाहिए। अब बच्चे जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये जो आपकी निडल है ये कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। बट ये नीचे नहीं आती है, ये सिर्फ फ्लोट करती रहती है। फ्लोट करती है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इस निडल पर एक फोर्स और लग रहा है। ठीक है, जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इससे अलग है। तो वो जो फोर्स लगता है बच्चों, ये जो निडल है, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और एक आपका लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नो, इट्स मीनिंग इज लाइक दैट कि अगर ये आपके पास निडल है, ठीक है, आप सपोज कर लीजिएगा कि अगर ये आपकी निडल की तरह बिहेव कर रही है तो फोर्स जो लगेंगे वो इस तरीके से लगेंगे, लाइक दिस। इसकी एक इस डायरेक्शन में लगेगा
और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये निडल है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वो जो फोर्स है वो इसकी लेंथ के तो परपेंडिकुलर है, बट ये जो फ्री सरफेस है इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ओके, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में होती तो बेटा वो नीचे आ जाता। ओके, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इसके निडल जो है इसके वेट को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये जो भी यहाँ पे फोर्स लगता है, ओके, दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एक्ट्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड का जो सरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है बच्चा, यही फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो टेंशन फोर्स आप इसके अकॉर्डिंग क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो यू विल राइट हियर सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन इज द फोर्स दैट act perpendicular to the line। अब बच्चे देखो, ये जो आपने अभी तो सपोज किया कि ये आपके पास क्या है, एक निडल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया निडल का। अगर ये निडल नहीं होता तो हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि जी हमने माना कि एक इमेजिनरी लाइन है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगता है इसकी वजह से वो क्या करता है, अपने सरफेस एरिया मतलब लिक्विड का जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने की ये अटेम्प्ट करता है। ओके, सो इट्स एन इमेजिनरी लाइन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट एक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये जो लाइन है हमारे पास कैसी है, इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी है, ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, free surface of liquid and acts in the tangential direction, acts in the tangential direction of surface of tangential direction of surface of liquid। तो बच्चा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर भी लगेगा और टेंजेंशियल भी, मतलब लाइन ऐसे जा रही है तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और टेंजेंशियल भी हो गया। ओके, एंड दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। और बच्चा हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। एंड मैथमेटिकली अगर आप बात करें, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, सो मैथमेटिकली इट इज द फोर्स, it is the force per unit length, of, और लेंथ भी किसका, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ओके, ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, एस दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है वेयर एल इज द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। ठीक है बच्चा, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज की, मतलब कि क्या इसकी डायमेंशन होती है और क्या इसकी यूनिट होती है। इतने आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग एस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन एल के इक्वल होता है। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट, कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए बच्चा हम डिस्कस करते हैं यूनिट। तो यूनिट के लिए हम पहले एसआई सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम में अगर हम देखें तो एफ क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके,
और लेंथ किससे डिनोट की जाती है? मीटर से। सो न्यूटन पर मीटर। और अगर आप यहाँ पे इसे सीजीएस सिस्टम में देखते हैं देन इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर। ये हमारे यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन वही होगी जो यहाँ पे फोर्स दैट मीन्स m1 L1 T-2 अपॉन लेंथ दैट मीन्स L1। ओके, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? m1 L0 T-2। तो ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, अगर अब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है या फिर वेक्टर होती है? तो हमने क्या देखा कि ये जो भी लेंथ होती है इमेजिनरी लाइन, उसकी जो लेंथ होती है उसके परपेंडिकुलर भी एक्ट करता है। ओके, और क्या? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी। तो कोई डेफिनेट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है इसकी। और जब डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है तो वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, सो वी विल राइट हियर इट इज स्केलर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज इट डजंट हैव एनी डेफिनेट डायरेक्शन। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। अब कॉन्सेप्ट हो जाता है कि डायरेक्शन का भी लॉजिक यहाँ पे डन हो गया है। अब नेक्स्ट अब आप ये बताएंगे कि ये किस पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी हमारे पास सरफेस टेंशन होता है बेसिकली वो फोर्स और लेंथ का हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलता है। और वो जो लेंथ है इमेजिनरी लाइन की, हम उसे कुछ भी ले सकते हैं। सो मतलब कि ये इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। बेसिकली अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये डिपेंड करेगा नेचर पे, मतलब कि वो कितना थिक लिक्विड है या फिर कितना वो थिन लिक्विड है। तो उन कॉन्सेप्ट पे ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि ये जो है डिपेंड नहीं करता है किस पे? लाइक एरिया। ओके, जो भी लिक्विड है उसका एरिया क्या है, उसमें एक्सटेंशन क्या है, वो उन पे डिपेंड नहीं करता। सो वी विल राइट हियर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, या फिर हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंशन, कि कितना एक्सटेंशन हो रहा है उस पर भी डिपेंड ये नहीं करेगा। अब कॉन्सेप्ट आता है कि जो लिक्विड है अगर आप उसको हीट दें, ठीक है, तो हीट देने पे क्या होता है? उसका वॉल्यूम जो होता है मतलब वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से सरफेस एरिया भी कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। भाई आप एक काम करो, ऑयल जो होता है ना उसको थोड़े से ऑयल को ना गर्म करके देखो, आप देखोगे कि ऑयल जो होता है ना वो स्लोली ना फैलने लगता है। वाई? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे उनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। तो इसकी वजह से उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या सरफेस टेंशन जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? नो। वाई? बिकॉज सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज द एरिया। और जब आप हीट दे रहे हो दैट मीन्स आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे आपका एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, सॉरी, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो आप लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज इट्स एरिया इंक्रीजेस। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बिकॉज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपका सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आप इनको नोट कर लो। और उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम्पल्स का, कि हमारे पास ये जो सरफेस टेंशन होता है इसके एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी शेविंग ब्रश का। शेविंग ब्रश आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने पापा को यूज करते हुए। शेविंग ब्रश में क्या होता है, शेविंग ब्रश जो होती है उसमें क्या होते हैं, पतले पतले थिक हेयर्स वहां पे होते हैं। क्लियर। अब अगर आप उस शेविंग ब्रश को वाटर के अंदर डिप करते हो तो वाटर के अंदर डिप करने पर क्या होता है कि जो उसके हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ट्राई करके देखना, जब भी आप शेविंग ब्रश को वाटर के अंदर डालोगे तो जो उसके हेयर्स है ना वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, यानी कि वो फैल जाते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसे वाटर से बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो जब आप उसे वाटर से बाहर ले आते हो तो उस पर वहां पे उस समय टेंशन फोर्स वहां पे एक्ट करता है और उस सरफेस टेंशन की वजह से वो उसके एरिया को, लिक्विड के एरिया को मिनिमाइज करने की ट्राई करता है, ठीक है। और लिक्विड का एरिया मिनिमाइज करेगा, इसका मतलब वो जो हेयर्स हैं, जो ब्रश के जो हेयर्स हैं वो जो पहले स्प्रेड आउट हो चुके थे वो अब श्रिंक करेंगे। और श्रिंक जब वो करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, मतलब वो किसकी वजह से करेंगे, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर, मतलब उनका एरिया वहां पे मिनिमाइज होगा। तो एक एग्जांपल तो यहाँ पर शेविंग ब्रश का हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ आपके सामने, तो एक काम करते हैं, हम एक ना वायर का फ्रेम लेते हैं, ठीक है। तो और उस वायर के फ्रेम में हमारे पास स्टैंड लगा हुआ होता है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, उसे एक लिक्विड, ओके, मतलब सोप वाला लिक्विड होता है ना, सोप वाले लिक्विड के अंदर डिप करते हैं। और लिक्विड के अंदर सोप वाले लिक्विड में डिप करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो वायर होता है हमारे पास, यहाँ पे फिल्म सी बन जाती है। वो आपने देखा होगा ना, बच्चों वाला जो गेम होता है, वो बबल्स वो फुलाते हैं ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको अंदर डिप करते हो तो वो सोप वाला लिक्विड होता है, और जब आप उसमें से बाहर निकालते हो तो वो जो भी उसका होल बना होता है जिसमें आप मतलब ऐसे करते हो, तो वहां पे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है ना। तो वो जो फिल्म यहाँ पे हमारे पास होती है, हम देखते हैं कि अगर हम वहां पे मान लीजिए कि कोई कॉटन का थ्रेड ले, ठीक है, और उस कॉटन के थ्रेड को ऐसे एकदम हम क्लोज शेप में ना इसके अंदर डाल दें, तो हम देखते हैं कि वो ना इस तरह की एक शेप जो है मतलब ले लेता है, मतलब कोई भी एक रैंडमली शेप ले लेता है, ठीक है। और वो कहाँ पे होता है, फिल्म के अंदर, ठीक है। मतलब जो फिल्म है उसमें आपने कॉटन थ्रेड डाल दिया है। तो ये तो है जी आपका वायर फ्रेम, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे कॉटन का थ्रेड डाला है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल जो फिल्म बनी हुई है वो इस थ्रेड के अंदर भी है और इस थ्रेड के बाहर भी है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे जो फिल्म है उसको यहाँ पे शो करने के लिए इस तरीके से मैं यहाँ पे शेडेड पार्ट जो है वो कर देती हूँ, मतलब यहाँ पे फिल्म जो है वो बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पे फ्रेम होता है, इसके अंदर ये जो कॉटन थ्रेड होती है, हम एक निडल लेते हैं और उस निडल से इसके अंदर ना ऐसे होल कर देते हैं। तो जैसे ही हम होल कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये जो कॉटन थ्रेड पहले ऐसे इरेगुलर शेप में है, ये क्या करता है, एकदम ऐसे सर्कल वाला शेप जो होता है, स्फेरिकल शेप जो होता है उसमें आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा स्टैंड हो गया, जो हमने बोला था कि उसमें स्टैंड लगा हुआ है। तो बच्चा ये तो आपका वायर फ्रेम हो गया है, ओके, और ये आपका कॉटन का यहाँ पे थ्रेड है। लेकिन अब आपने क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट में प्रिंक करके एक होल कर दिया है, ठीक है। होल कर देने से यहाँ पर तो जो फिल्म थी वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। लेकिन इस कॉटन थ्रेड के आउटर सरफेस में, मतलब जो दूसरी तरफ क्या होता है, वो यहाँ पे फिल्म अभी तक रहती है। और उसकी वजह से अब आप देख रहे हो कि ये जो शेप है इसने कैसी ले ली है, स्फेरिकल शेप ले ली है। इट मीन्स इसका जो एरिया है वो यहाँ पर कैसा हो गया, मिनिमम हो गया है। अब ऐसा कैसे हुआ है, तो स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो कॉटन थ्रेड है इसके अंदर भी फोर्स, मतलब इसके अंदर भी फिल्म है और इसके बाहर भी फिल्म है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर अंदर भी फोर्स लग रहा है और इसके बाहर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ लग रहा है। लेकिन जब हम इस सिचुएशन में देखते हैं, जब उसमें पिन होल कर दिया जाता है,
तो अब आप देखेंगे कि जो फोर्स यहाँ पे अंदर लग रहा था वो तो टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड। क्लियर? अब फोर्स ऐसे लग रहा है तो फोर्स हमेशा यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इट मीन्स ये जो यहाँ पे कॉटन थ्रेड है एक तरीके से ये यहाँ पर वायर जो फ्रेम है वो क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच करने से क्या हो जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा किसकी शेप ले पाता है, जो मिनिमम एरिया, और वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से जो लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती हैं वो किस तरह की शेप में होती है, स्मॉल ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप में होती है, या फिर जो सोपी बबल्स होते हैं वो भी किस तरह की शेप में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। क्लियर हुआ? तो बच्चा ये जो कॉन्सेप्ट था आज कंप्लीट मैंने क्लियर कराया है आपको सरफेस टेंशन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बने रहिएगा चैनल पे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर तो प्लीज कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।